हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 की आरबीएसई बोर्ड की किताब राजस्थान अध्ययन की, जिसमें से अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी प्रश्न पूछता है। तो आज उस ऑथेंटिक किताब को लेकर आज महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं आज कितने प्रश्न उस किताब से पूछे गए हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को उनके जन्म के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें पहला है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इनका जन्म है 1863। बाबूजी चतुर सिंह का जन्म 1880। दयालदास, इनका जन्म है 1798। कवि श्यामल दास, इनका जन्म है 1836। इस प्रकार हमारा पहला इसका उत्तर हो जाएगा, पहला हो जाएगा दयालदास। उसके बाद हो जाएगा पहले नंबर पर दयालदास, दूसरे नंबर पर कवि श्यामल दास, तीसरे नंबर पर हो जाएगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा और 4 नंबर पर हो जाएगा बाबूजी चतुर सिंह। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी डी ए बी। अब इसका डिटेल से देख लेते हैं जहाँ से ये क्वेश्चन बना है। कविराज श्यामल दास मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह एवं उनके पुत्र सज्जन सिंह के दरबारी कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 ईस्वी में दौखलिया भीलवाड़ा में हुआ। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया, जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। ब्रिटिश भारत सरकार ने इनका केसर-ए-हिंद की उपाधि से तथा महाराणा मेवाड़ ने इनका कविराजा की उपाधि से विभूषित किया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 ईस्वी में रोहिड़ा सिरोही में हुआ। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की। अंग्रेजों ने इन्हें महोपाध्याय एवं राय बहादुर की उपाधि प्रदान की। उन्होंने राजस्थान की कई रियासतों को इतिहास लिखकर उसे समृद्ध बनाया। बाबूजी चतुर सिंह मेवाड़ राजघराने से संबंधित लोक संत चतुर सिंह का जन्म 1879 में मेवाड़ के करजाली गांव में हुआ। विवाह के कुछ समय बाद ही विधुर हो जाने पर इन्होंने स्वयं को धार्मिक कार्यों एवं समाज सेवा में लगा दिया। उदयपुर के पास सुखेर गांव में एक झोपड़ी में योगाभ्यास, चिंतन एवं जनोपयोगी साहित्य की रचना करते हुए जीवन व्यतीत किया। वे संस्कृत एवं राजस्थानी भाषा के अच्छे जानकार थे। भगवत गीता का गंगाजलि टीका, परमार्थ विचार, योग सूत्र का टीका, सांख्य तत्व का समाज टीका, मानव मित्र चरित्र एवं शेष चरित्र, अलग पचीसी, अनुभव प्रकाश, चतुर्प्रकाश, चतुर चिंतामणि, समाज बत्तीसी आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। दयालदास बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात के रचनाकार दयालदास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के कुड़िया नामक गांव में हुआ।
इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। ए, मत्स्य संघ का निर्माण, संयुक्त राज्य राजस्थान का निर्माण, राजस्थान संघ का निर्माण, वृहद राजस्थान का निर्माण। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इसमें पहले नंबर पर हो जाएगा मत्स्य संघ, पहले नंबर पर आ जाएगा मत्स्य संघ, दूसरे नंबर पर हो जाएगा राजस्थान संघ और तीसरे नंबर पर हो जाएगा संयुक्त राजस्थान राज्य का निर्माण और 4 नंबर पर हो जाएगा वृहद राजस्थान का निर्माण। यह प्रश्न कक्षा 9 की आरबीसी की किताब से पूछा गया है। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं जहाँ से ये प्रश्न बना है। मत्स्य संघ 17 मार्च 1948, दूसरे नंबर पर राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, संयुक्त राजस्थान है 18 अप्रैल 1948, वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949, संयुक्त राज्य वृहद राजस्थान 15 मई 1949, संयुक्त राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 और राजस्थान वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956। इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृषक आंदोलनों को उनके गठित होने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ए, बिजोलिया कृषक आंदोलन, बी, मेव कृषक आंदोलन, भरतपुर कृषक आंदोलन, डी, अलवर कृषक आंदोलन। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, डी, सी, बी। तो पहले नंबर पर हो जाएगा बिजोलिया कृषक आंदोलन, दूसरे नंबर पर हो जाएगा अलवर कृषक आंदोलन, तीसरे नंबर पर हो जाएगा अलवर कृषक आंदोलन और 4 नंबर पर हो जाएगा मेव कृषक आंदोलन। अब ये प्रश्न जहाँ से बनाए इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये कक्षा 9 की आरबीसी की किताब से पूछा गया प्रश्न है। बिजोलिया किसान आंदोलन, इसका प्रथम चरण 1897 से ईस्वी से 1915 ईस्वी तक का था। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। यहाँ 5 जातियाँ ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर एवं मेव कमोबेश समान हैसियत रखती थी। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिससे भू राजस्व में वृद्धि हुई। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इसे बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया। जब राज्य ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को बोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए और बोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए। नवंबर 1931 में बोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे यह आंदोलन समाप्त हो गया। मेव किसान आंदोलन, अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया।
अलवर किसान आंदोलन। सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु 1921 में यह आंदोलन शुरू किया गया। 1923-24 में अलवर महाराजा जयसिंह ने लगान दरों को बढ़ा दिया। विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के नीमूचाणा में गांव में एकत्रित हुए। उस सभा पर सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और उसे डायरवाद गहरा एवं व्यापक की संज्ञा दी। इस प्रकार हमारा ये तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नसीराबाद क्रांति के संबंध में सत्य है? ए, भारतीय सिपाहियों को नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय सेना और बाहर से कुछ तोपें मंगवाई गई थी। बी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी को संदेह के कारण नसीराबाद भेजा गया था। सी, चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई थी। 28 मई 1857 को बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर नियंत्रण कर लिया। इस प्रश्न के चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, बी, सी, डी सभी सही। भारतीय सिपाहियों को नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय सेना और बाहर से कुछ तोपें मंगवाई गई और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी को संदेह के कारण नसीराबाद भेजा गया था। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई थी और 28 मई 1857 को बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर नियंत्रण कर लिया। यह प्रश्न कक्षा 9 की आरबीएससी की किताब से पूछा गया है। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखानों की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लॉन्सर्स के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि ये सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई है। अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहां नसीराबाद भेज दिया। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि वह उन पर अविश्वास किया जा रहा है। अतः ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। इन दिनों बाजार और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान में आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह कर संदेश प्रचारित किया। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया और बाद में जब यह बात प्रकट हुई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने
पर अधिकार कर लिया, सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पॉटिस वुड, कर्नल न्यूबारी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लॉक कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई। पर इन्हीं विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न पूरा हुआ। मैंने चारों के चारों ऑप्शन आपको बता दिए, जिस किताब में से ये चारों ऑप्शन छपे थे हूबहू। अब अगला प्रश्न है, अग्नि नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, राग और फाग के साथ अग्नि का मिश्रण इस नृत्य की दुर्लभ एवं अनूठी विशेषता है। बी, महिला और पुरुषों दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं। सी, इस नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर गांव में हुई थी। अंगूरों का ढेर धूना कहलाता है। इस प्रश्न में ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी, डी। ये वाला सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अग्नि नृत्य राग और फाग के साथ अग्नि का मिश्रण इस नृत्य की दुर्लभ अनूठी विशेषता है। इस नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर गांव में हुई थी और अंगारों का ढेर धूना कहलाता है। अब इस प्रश्न की डिटेल देख लेते हैं, जो कक्षा 10वीं की बुक से पूछा हूबहू छपा है। अग्नि नृत्य। जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ। इस नर्तक जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। अंगारों के ढेर को धूना कहते हैं। नर्तक के गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूने में प्रवेश करते हैं। नर्तक अंगारों से मदिरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आग के साथ राग और फाग का एक ऐसा अनूठा संगम संयंत्र दुर्लभ है। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न भी पूरा हुआ। जहाँ हूबहू ऑप्शन छपे हैं। अगला प्रश्न है, तारागढ़ अजमेर दुर्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, इसे गढ़ बीटली और अजमेरू भी कहा जाता है। कर्नल टोड के अनुसार यह दुर्ग चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा निर्मित किया गया। ऑप्शन सी, शाहजहां के शासनकाल के दौरान इस दुर्ग का संरक्षक विठल दास गौड़ था। दुर्ग की प्राचीर में 14 बड़ी निगरानी टावर लगे हुए हैं। इस प्रश्न में ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, क्योंकि इस दुर्ग का निर्माण अजयराज चौहान ने करवाया था, न कि पृथ्वीराज तृतीय ने। जब ऑप्शन बी गलत हो जाएगा तो इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, सी, डी। इसे गढ़ बीटली या अजमेरू भी कहा जाता है। सी, शाहजहां के शासनकाल के दौरान इस दुर्ग का संरक्षक विठल दास गौड़ था। ऑप्शन डी, दुर्ग की प्राचीर में 14 बड़े निगरानी टावर लगे थे। इस प्रकार तारागढ़ के बारे में ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए, सी, डी। अब ये प्रश्न जहाँ से बनाए कक्षा 10वीं की बोर्ड की किताब से, तो उसे देख लेते हैं। अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग अपखंडी दिशा में है। इसे गढ़ बीटली या अजमेरू भी कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल में विठल दास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था और संभव है उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर ही इस किले का नाम गढ़ बीटली पड़ा है।
कर्णटोड़ के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजयपाल ने करवाया। तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्जें हैं, जिनमें घूंघट, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बादरा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज प्रमुख हैं। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, वो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे हूबहू लाइनें छपी हुई है। इस प्रकार हमारा तारागढ़ के बारे में क्वेश्चन पूरा हुआ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इस स्थल के बारे में जानकारी दी। बी, यहाँ जुता हुआ खेत मिला है। यहाँ 6 छेदों के बालक की खोपड़ी मिली है। यहाँ पाए गए मृदभांड और खपरा हल्के, पतले और सुनिर्मित नहीं है। इस प्रश्न में चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन बी, ए, बी, सी, डी सही हो जाएगा। राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता में सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इस स्थल के बारे में जानकारी दी। यहाँ जुता हुआ खेत भी मिला है। यहाँ 6 छेदों के साथ बालक की खोपड़ी भी मिली है। यहाँ पाए गए मृदभांड और खपरा हल्के, पतले, सुनिर्मित नहीं है। अब बुक में देख लेते हैं जहाँ से ये प्रश्न छपाएं। कक्षा 10 की बुक, जिसमें हूबहू लाइनें छपी है। कालीबंगा सभ्यता। प्राचीन दृष्टदती और सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल का नाम कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ा। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और तत्पश्चात 1961-62 में बी लाल बीके थापर द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा से भी प्राचीन हैं, वहीं तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की प्राचीन हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया गया। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के तथा उनमें सुंदरता एवं सुडौलता का अभाव है। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, उनके अवशेष पतले और हल्के हैं, उनमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव है। ये जो हमारे प्रश्न में लाइन छपी थी, ये हूबहू है। बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काली एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई। यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की संवादान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का कारण प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मोहर का हड़प्पा सभ्यता में विशिष्ट स्थान है। इस प्रकार हमारे प्रश्न के सारे ऑप्शन इसमें मिल गए।
और हमारा प्रश्न कालीबंगा के बारे में पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, चांद बावड़ी आभानेरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ए, यह राजा चंद्र द्वारा स्थापित की गई। बी, इसका वास्तविक नाम शोभा नगरी है। पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल महीने में यह आभानेरी महोत्सव आयोजित किया जाता है। महोत्सव 2 दिनों तक आयोजित किया जाता है तथा राजस्थानी व्यंजन प्रस्तुत किए जाते हैं एवं नृत्य किए जाते हैं। इस प्रकार चांद बावड़ी के बारे में हमारे ऑप्शन ए, ये राजा चंद्र द्वारा स्थापित की गई, ये सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी, महोत्सव 2 दिनों तक आयोजित किया जाता है तथा राजस्थानी व्यंजन प्रस्तुत किए जाते हैं एवं नृत्य भी किए जाते हैं। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और डी सही। अब ये जान लेते हैं कि बी और सी गलत क्यों है। चलते हैं हमारी 10वीं की बोर्ड की किताब जहाँ से ये प्रश्न बना है। चांद बावड़ी आभानेरी राजा चंद्र द्वारा स्थापित जयपुर आगरा सड़क पर आभानेरी की चांद बावड़ी दौसा जिले का मुख्य आकर्षण है। इसका असली नाम आभा नगरी था, न कि शोभा नगरी, परंतु आम बोलचाल की भाषा में आभानेरी हो गया। पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर में आभानेरी महोत्सव आयोजित किया जाता है। यह 2 दिन चलता है तथा पर्यटकों के मनोरंजन के लिए राजस्थानी खाना, लोक कलाकारों द्वारा विभिन्न गीत और नृत्य कार्यक्रम होते हैं। इस प्रकार चांद बावड़ी के बारे में हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। इस प्रकार हमारे बी और सी ऑप्शन गलत हो गया है। ये सितंबर अक्टूबर है, मार्च अप्रैल की जगह, और वास्तविक नाम इसका आभा नगरी है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें। आभूषण, एक तरफ है आभूषण, दूसरा है पहनने का स्थान। ऑप्शन है कंडोरा या कंदोरा, यह कमर में पहना जाता है। नौगरी हाथ में पहना जाता है। भंवरकड़ी नाक में और पीपल पन्ना कान में। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले में 3 कंदोरा हो गया, कमर में नौगरी हो गया, हाथ में भंवरकड़ी हो गया, नाक में पीपल पन्ना हो गया, कान में। इस प्रश्न की डिटेल देख लेते हैं 10वीं की बोर्ड की किताब में जहाँ से प्रश्न बना है। पहले देखते हैं स्त्रियों द्वारा सिर पर पहने जाने वाले गहने। बोर, बोरला, शीशफूल, रकड़ी, टिकड़ा। कंठ में धारण किए जाने वाले थमनियों, थेड़ियों, हाड़, मुठिया, जादरा, टूसी। गले में पहने जाने वाले आभूषण तुलसी, बजट्टी, हालदरो, हांसली, तीमणियाँ, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मांदलिया, हंसहार, कंठी। कानों में पहने जाने वाला कर्णफूल, पीपल पन्ना, फूल, झुमका, अंगूठिया, झेला, लटकन, टोंटी। हाथों में कड़ा, कंकड़, मोकड़ी, कातरिया। हाथ के आभूषण में नौगरी, अभी पूछा गया था नौगरी, चाट, गजरा, गोखरू, चूड़ी प्रमुख हैं। इसी प्रकार उंगलियों में बीटी, दामना, अथपान, छड़ा। पाँव में कड़ा, लगर, पायल, पाइजेब, घुंघरू, नूपुर, झांझर, नेवरी। नाक में पहने जाने वाले नथ, बेसर, बारी, बोगली, कांटा, चुन्नी, चौंप और भंवरकड़ी, जो हमारे प्रश्न में पूछा गया था। भंवरकड़ी, नौगरी, पीपल पन्ना, एक कमर में पहना जाने वाला कंदोरा या करदनी। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर
चढ़ाई जाती है, जिसे रखन कहते हैं। किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चौंप कहलाता है। इस प्रकार आज के हमारे प्रश्न कंप्लीट हुए। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।